ये दोगलापन बीजेपी का है। देखिए ये आई वॉश है, धूल फेंक है, धूल छात्रों के या फिर शिक्षकों के आंखों में धूल फेंकने की ये कोशिश है कि कॉर्पोरेट को पूरे तरीके से छूट देने का काम जो है इस एजुकेशन पॉलिसी ने किया हुआ है। 2024 में इस देश का जो युवा है वो मोदी सरकार के खिलाफ वोट करेगा। सस्ती शिक्षा जो है उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश है। डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बीजेपी ने जो लाया है उस कोशिश को यहाँ पे बर्बाद करने की जो है सरकार ने ठान ली है। ब्राह्मणवादी मनोवादी सोच के साथ साथ ग्लोबल कॉर्पोरेट का ये एजेंडा आगे रखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक यहाँ पे बात है। इस देश का जो सर्वसामान्य हिंदू है उनके भावनाओं के साथ खेलने की यहाँ पे कोशिश जारी है। देखिए मुद्दों पर राजनीति जो है वो बीजेपी उसने कभी की नहीं है। डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और यहां पर आप देखें तो सिर्फ और युवा ही युवा हैं और ये नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। और इससे बताया जा रहा है कि ये गरीबों के, मजदूरों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा पर हमला है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है इनका कहना है और क्यों इनका विरोध किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है? नई शिक्षा पॉलिसी जो है वो सरकार कहती है कि सबके लिए अवेलेबल है, जो जिसमें पसंद होगा, जिसकी रुचि वो वैसे पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? देखिए मुद्दा दरअसल ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लाई गई इस देश में, पहली बात तो यह है कि पूरे गैर संसदीय तरीकों को इस्तेमाल करके इस देश का जो 21वीं सदी का जो पहला एजुकेशन पॉलिसी है उसको लाया गया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप समझिए कि जो पूरा स्ट्रक्चर हमारा है संसद का या फिर जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी जब भी इंप्लीमेंट होती है तो हर स्टेट को कंसल्ट करना पड़ता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन रहता है, उसको कंसल्ट करना पड़ता है। संसद में उसको प्रस्ताव रख के फिर उसके बाद में उसको पास करना पड़ता है। ये प्रोसेस को पूरी तरीके से सरकार ने जो है नकार दिया है और बस कैबिनेट का अप्रूवल लेके के एजुकेशन पॉलिसी को इन्होंने यहाँ पे छात्रों पर टीचर्स पे लादने की कोशिश की गई है। अभी लोग बोलते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं। देखिए ये आई वॉश है, धूल फेंक है, धूल छात्रों के या फिर शिक्षकों के आंखों में धूल फेंकने की ये कोशिश है। देखिए एजुकेशन पॉलिसी जो इन्होंने लाई है ऊपरी तरीके से हमको दिखेगा कि ये बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रीडिंग इसकी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट को पूरे तरीके से छूट देने का काम जो है इस एजुकेशन पॉलिसी ने किया हुआ है। देखिए मैंने 2015 में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोग एजुकेशन पे हम लोग 6% जो है खर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम लोग 6% जो एजुकेशन खर्चा होगा गवर्नमेंट करेगी। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के हम लोग एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। अभी इस समय जो चालू है हमारे देश में, देखिए जो कुछ ऑटोनॉमी हमारे कैंपसेस में है उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश जारी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे एडेड स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनका जो पूरा गवर्नमेंट एड है उसको बंद करने की यहाँ पे कोशिश जारी है। आपको ग्रांट का सिस्टम खत्म करके आप ग्रांट की बजाय लोन लिया जाए, इस तरीके का सिस्टम आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो। आप मुझे बताइए, अगर ग्रांट की जगह पे एजुकेशन लोन का अगर सिस्टम अगर यहाँ पे लागू किया जाता है तो इस देश का छात्र जो है इसके कंधे पे बहुत ज़्यादा शिक्षा का जो बर्डन है वो बढ़ने वाला है। मतलब आप ग्रांट खत्म करके उसके जगह पे आप कैंपस को बोलेंगे कि आपको अगर बढ़ना है, आपको डेवलप होना है तो यू हैव टू टेक लोन्स। इस देश में जितने भी IITs है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस देश के 4 IITs को 500 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था और इस 500 करोड़ रुपए का जो लोन है ईयरली आपको 10% उसका रीपे करना है। 50 करोड़ रुपया साल का, आप मुझे बताइए कि 50 करोड़ रुपया साल का आपको लोन रीपे करना है तो किस तरीके से कैंपस उसका वसूल करेगा? स्टूडेंट्स का फीस रेज करके ही आपको ये पैसा रेज करना पड़ेगा। तभी इसका मतलब क्या है? सस्ती शिक्षा जो है उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश है और शिक्षा का निजीकरण जो है उसको और ज्यादा बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश है। इस तरीके से इस देश की शिक्षा को खत्म करने की यहाँ पे पॉलिसी के तहत गरीब जो मजदूर के बच्चे होते हैं, किसानों के गांव में जो छोटे जो पढ़ा नहीं पाते हैं, मुश्किल से वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं, उनके शिक्षा पर क्या असर होगा? देखिए इस एजुकेशन पॉलिसी में कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफाइन की गई है, वो है क्लस्टर स्कूल्स। क्लस्टर स्कूल का मानना यह है कि आपके जो गाँव के स्कूल्स होंगे वो बंद किए जाएंगे और इर्द गिर्द के जो गांव है उन गांवों में के जो स्कूल्स है उसको इकट्ठा करके एक ही जगह पे यहाँ पे स्कूल्स आने की कोशिश जारी है। अब मुझे बताइए कि जिस गांव में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, जहाँ पे 5 किलोमीटर ट्रैवल करना भी बच्चों को पॉसिबल नहीं है, ऐसे जगह पे आप 10-15 किलोमीटर दूरी पे अगर कोई स्कूल खड़ा करते हैं तो वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता है। देखिए लड़कियों का शिक्षा जो है वो इसलिए भी अफेक्ट होता है बहुत बार क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 2-3 किलोमीटर का स्कूल अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे लेके जाएंगे तो इस देश का जो छात्राएं हैं इस देश की है, जो लड़कियां हैं वो तो पढ़ ही नहीं पाएगी।
तो मतलब बेसिकली डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बीजेपी ने जो लाया है वो इस देश की ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल परे है। आप देखेंगे जितना भी पूरा जो पॉलिसी गवर्नमेंट का है, जितना भी विकास काम जो उन्होंने किए हैं, आप देखेंगे ज़मीनी हकीकत से उसका कोई नाता नहीं है। स्कूल मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के 15,000 से ज़्यादा लगभग स्कूल्स को क्लस्टर स्कूल में डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश जारी है। 62,000 स्कूल्स को यहाँ पे कॉरपोरेट को दिया गया है चलाने के लिए, आप समझ सकते हैं। तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़ोरों से चल रहा है। एनईपी में एक जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चों पर पढ़ाई का बर्डन नहीं होगा इससे, जो पहले हुआ करता था। देखिए बर्डन आप किसको देखते हैं? देखिए अगर आप बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक जो है प्रावधान एनईपी में है वो ये है कि 6वीं क्लास से बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से आपका सब्जेक्ट चुन सकता है। यहाँ पे बोला जाता है कि देखिए कितना बड़ा आपको राहत दी जा रही है स्टूडेंट्स को। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है अगर आप पॉटरी सीखना चाहते हैं, स्किल एजुकेशन जो है पॉटरी सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई कारपेंटर का काम सीखना चाहते हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप जो है कारपेंटर ये जो है मटका बनाने का काम जो है उसको आप मैथमेटिक्स के साथ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि 10 साल तक जो शिक्षा जो है साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, जो इस एजुकेशन का फाउंडेशन डिफाइन करता है, उन सब्जेक्ट्स को भी इस तरीके से यहाँ पे मोल्ड किया जा रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर शिकायत है मैथमेटिक्स को, अगर मुझे शिकायत है तो मैं पॉटरी के क्लास के लिए मैथमेटिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि सोचने की जो क्षमता है उसको घटाने की कोशिश। देखिए सोचने वाला कल्चर जो है मुझे लगता नहीं कि इस देश में कभी प्रमोट किया गया है। इस देश की शिक्षा ने हमेशा जो है ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को अपनाया हुआ है। यहाँ पे ये माना जाता है कि स्टूडेंट्स एक एम्प्टी वेसल है और जो है टीचर है उनको सब कुछ पता रहता है और एक टीचर का काम यह है कि उस एम्प्टी वेसल को आपको प्रॉपरली भरना है। स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आज तक कोशिश नहीं की गई। जो कुछ कोशिश की गई है उस कोशिश को यहाँ पे बर्बाद करने की जो है सरकार ने ठान ली है। एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इस देश में, देखिए लोग ये बोलते हैं कि ये बस मनुवादी या ब्राह्मणवादी सोच का एक नतीजा है। मैं बोलूँगा ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के साथ साथ ग्लोबल कॉरपोरेट का ये एजेंडा आगे रखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एजुकेशन पॉलिसी में इतना ज़्यादा निजी प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को इतना ज़्यादा छूट देने का आप कभी देख नहीं सकते। देखिए 21वीं सदी का ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है इस देश का। ये बहुत बड़ी बात थी। 21वीं सदी के जो यहाँ की स्टूडेंट्स की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए सच में इनको एडजस्ट किया गया है। कहीं हम लोग यहाँ पे सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं। जो सरकार क्लेम करता है कि हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोगों से बात करके हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग सजेशन लेके हम लोगों ने इसको फ्रेम किया है। मैं बोलता हूँ कि आप हमें दिखा दीजिए कि आपने कौन से सजेशंस को अपनाया हुआ है, किनको आपने रिजेक्ट किया हुआ है, क्यों किया गया है। अगर आप सच में ढोंग करना चाहते हैं कि हमने सारे छात्रों से बात करके हम लोगों ने छात्रों से बात करके हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की है तो हम लोग चैलेंज करते हैं कि आप दिखाइए कि आपने कितने लोगों से बात की है। मुझ तक तो कोई कभी पूछने के लिए कोई आया नहीं, मेरे दोस्तों तो कभी पूछने के लिए आया नहीं, कॉलेज तो कोई आया नहीं कि भाई आपको कौन सा एजुकेशन पॉलिसी इस देश में चाहिए। देखिए पैंडेमिक के आड़ में जिस तरीके से किसानों के जो अलग अलग बिल्स इस देश में लाए गए थे, CNRC को लाया गया था, उसी तरीके से पैंडेमिक के आड़ में एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। अब तक ये इस देश की बहुत बड़ी आयरनी है कि एजुकेशन पॉलिसी जो है इस देश का, जिसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश जारी है, उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक यहाँ पे बात है। एक और चीज है, आज के समय में जो देश का हालात बना हुआ है, राम मंदिर अयोध्या ही सिर्फ चल रहा है। प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं, युवाओं से अपील की जा रही है खासकर कि आप दिवाली मनाइए 22 तारीख को, पूरे देश में दीप जलाइए, ये प्रदर्शन और जो तमाम चीजें हैं इसको छोड़िए और राम मंदिर पर फोकस कीजिए। देखिए राम मंदिर, आपको पता है, हम सबको पता है कि बीजेपी के एजेंडे पे बहुत सालों से रहा है। पिछले कुछ सालों में जो राम मंदिर को लेके विवाद हुए, उस सब के बावजूद राम मंदिर यहाँ पे आज बनाया जा रहा है। इस देश का जो सर्वसामान्य हिंदू है उसको लगता है वो बाइगॉट नहीं है। इस देश का हर कोई हिंदू जो है ये कट्टरतावादी सोच नहीं रखता है। उसको पता है कि उसकी आस्था है भगवान में है, उसकी आस्था राम में है, लेकिन वो किसी धर्म को यहाँ पे उसको हेट नहीं करता है। आप समझिए इस बात को। इस देश का जो सर्वसामान्य हिंदू है उनके भावनाओं के साथ खेलने की यहाँ पे कोशिश जारी है।
देखिए, मुद्दों पर राजनीति जो है वे बीजेपी उसने कभी की नहीं है। हाँ। मुद्दों की राजनीति कभी भी जो दक्षिणपंथी संगठन है, दक्षिणपंथी पार्टियां जो है ये करती नहीं है। लोगों को भावनात्मक तरीके से उनको अपील करके ही वो वोट बैंक अपना इकट्ठा करती है। हम लोग इतना समझते हैं इस देश में कि जितना इस देश का हिंदू राम मंदिर के पक्ष में आज है, का युवा भी तो उसी पक्ष में है। युवा भी राम मंदिर का झंडा और राम का झंडा उठा के चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, राम आए हैं। देखिए कैसा है, धर्म के नाम पे आप चाहे जितना भी राजनीति कर लीजिए, जब पेट का सवाल आता है तब बहुत सी चीजें जो है ना, ये आप एक टाइम तक आप लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं। इस देश का युवा आज बेरोजगारी के कगार पे खड़ा है। इस देश में शायद आगे जाके पता नहीं क्या होगा। इस देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होने की यहाँ पे संभावना है। 70 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के समय में है। आप भावनिक मुद्दों को लेके कुछ टाइम तक युवाओं को आप भड़का सकते हैं, उनको मुख्य मुद्दों से उनको बाजू में कर सकते हैं। बहुत टाइम तक आप ये ढोंग नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये यकीन है कि 2024 में चाहे राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने कितना भी उठाया हो, हमें ये यकीन है कि रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे इस देश का युवा आज न कल सोचेगा और इन मुद्दों पे आके वो वोट करेगा। हमारी नेशनल मीडिया है वो भी कह रही है कि कहाँ प्रदर्शन में लगे हुए हैं, जाइए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है वहाँ फोटो खिंचवाइए प्रधानमंत्री के साथ। ये प्रदर्शन करने से क्या होगा? देखिए, प्रदर्शन जो है, देखिए हमें ऐसा बोला जाता है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि इस देश में अगर डिसेंट होगा, इस देश में अगर धरने हो गए, इस देश में अगर आंदोलन होगा, तभी जाके इस देश का जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, वो डेफिनेशन तो बदला हुआ है। मोदी के खिलाफ आवाज उठाया मतलब देशद्रोही हुआ आप। देखिए, ये मोदी जी सोचते होंगे। देखिए, ये देश जो है, ये देश बहुत विविधता से भरा हुआ है, डाइवर्सिटी यहाँ पे है। इस देश में कभी भी कोई एक पार्टी, एक बंदा कभी राज नहीं कर सकता है। अगर कोई सपना देखता है कि हमें इस देश में अगले 50 साल जो है राज करना है, ओके, तो ये बड़ा सपना मोदी जी देख रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि इस देश की जनता इतनी पागल है कि बहुत समय तक इनका पागलपन बर्दाश्त करेगी। तो क्या राम मंदिर काम नहीं आएगा इस इलेक्शन में? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ये चाहे जितना भुना ले, देखिए इस देश की संत परंपरा ने ये कहा था कि जो भगवान है, भगवान हर जगह पे है। आपको भगवान जो है, भगवान लोगों में दिखाई देते हैं। इस संत परंपरा के वैल्यूज को लेके इस देश का वामपंथ काम करता है। ये लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है, लोगों के मुद्दों की बात करता है। इंसान के अंदर जो भगवान है, उसकी समस्या जो है वो कैसे हल हो सके, इस पर इस देश का वामपंथ काम करता है। तो वैसे देखा जाए तो इन मुद्दों को लेके बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, मुख्य मुद्दों को लेके आप बहुत टाइम तक देखिए, बीजेपी एक जगह पे रेवड़ी बांटने की बात करती है, फ्रीबीज की बात करती है, क्रिटिक करती है, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरे समय में जब भी इलेक्शन आता है, या फिर जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन है, या फिर जहाँ पे वो पावर में है, सत्ता में है, वहाँ पे वो जो सो कॉल्ड फ्रीबीज है वो बांटते फिरते हैं, वेलफेयर स्कीम्स को चलाते फिरते हैं। क्यों फिरते हैं? अगर राम मंदिर या फिर भावनात्मक मुद्दे ही इस देश की अगर हकीकत है, तो फिर बीजेपी को कोई भी किसी भी एजेंडे पे काम करने की जरूरत नहीं है। ना फ्रीबीज की जरूरत है, ना किसी वेलफेयर स्कीम की जरूरत है। इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी को ये भी बात पता है कि आप बहुत टाइम तक लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो स्ट्रेटेजिकली लोगों की भावनाओं को गलत तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। और ज़रूरत पड़े, जब लगेगा कि इस देश का युवा जो है ये इसका पेट भूखा है, देश की जनता का पेट भूखा है, तो वेलफेयर स्कीम्स भी लॉन्च करेंगे। ये दोगलापन बीजेपी का है। और ये मीडिया जो है, ये हमेशा दिखाने की कोशिश करता है कि भावनात्मक मुद्दे जो है यही इस देश की हकीकत है। मैं बोलूँगा, इस देश की हकीकत जो है, इस देश के बुनियादी सवाल है, और इन सवालों को लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें यकीन है कि 2024 में इस देश का जो युवा है वो मोदी सरकार के खिलाफ वोट करेगा और इस देश में बुनियादी बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने सारी बातें बताई। नई शिक्षा पॉलिसी के जो फ़ायदे हैं वो नेशनल मीडिया गिना रही है, बता रही है आपको। नई शिक्षा पॉलिसी के फ़ायदे पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं हर तरीके से, लेकिन उसके जो नुकसान है वो आपको कोई नहीं बताएगा। उसके नुकसान आपको यहाँ जंतर मंतर पर युवा बता रहे हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन करके उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल और हाईफाई एजुकेशन नहीं ले पाते, उनकी जो है लाइफ सीधे सीधे बर्बाद होगी इस नई शिक्षा पॉलिसी से। और उन्हें बर्बाद करने का एक सोचने का जो तरीका है, उनकी एजुकेशन पर ये हमला किया जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।